अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। आज हम साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो यांत्रिक ऊर्जा के तहत आपको द्रव्यमान, बल, त्वरण, ऊर्जा, कार्य, संवेग और गति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सारे को हम आज कवर करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो यह वीडियो को आप जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो उसको हम बता देना चाहते हैं कि यह जो किताब है इसको हम 10 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जिन्होंने आप हमसे नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इसका अगला वीडियो हम जब भी लाएं तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही हम आपको बता दें इसका एक वीडियो हमने बना दिया है, वह जो मात्रक का वीडियो है। तो आप देखते होंगे कि मात्रक से आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप उसे देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको मात्रक के क्वेश्चन जितने भी साइंस के आएंगे आपको छूटने की बहुत कम संभावनाएं हो जाएगी। तो जिन्होंने नहीं देखा है उसे ज़रूर जाके देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह होने वाला है कि न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जड़त्व के नियम से भी न्यूटन का प्रथम नियम को जानते हैं। इसका डिस्कशन भी हम देखते चलेंगे। डिस्कशन में इसका क्या दिया गया है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व नियम भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल या अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता है, तब तक वो अपना विरामावस्था में बने ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, तो उसकी सहायता आपको करता है ऑप्शन नंबर बी, कम बल का प्रयोग करके उतना ही मात्रा काम कर देता है, उसे क्या कहते हैं? साधारण यंत्र कहते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह बढ़ जाएगी। वह क्यों बढ़ता है? क्योंकि एक जो लीटर जो हवा का जो भारी होता है वो आपको होता है 1.25 ग्राम वजन होता है। यदि आप 1 लीटर हवा लेते हैं तो आपका वजन में इतना की बढ़ोतरी होती है, इसलिए तराजू का भार भी क्या होता है? तो बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब केंद्रीय बल पर वॉशिंग मशीन भी कार्य करती है। इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं कि वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अब केंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अब केंद्रीय बल के विपरीत होती है, अब केंद्रीय बल कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन हो या फिर दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सब आपको अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रक्षलन मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो इसका जो कार्य सिद्धांत है आपको किस विधि पर कार्य करता है? तो यह भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अब केंद्रीयकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आयतन है जो आपको सदिश राशि में नहीं है, बाकी सब सदिश राशि में दिए गया। तो चलिए देख लेते हैं इसका डिस्कशन भी कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। जिन राशि को व्यक्त करने के लिए केवल आपको परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सब सदिश राशियाँ हैं, जबकि आयतन क्या है? तो आपको एक अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संवेग है जो आपको एक सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो इसमें भी आपको सदिश बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विस्थापन आपको सदिश हो जाएगा, बाकी चाल, दूरी, समय, ये सब आपको अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वह प्राप्त की जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्रव्यमान इसमें प्राप्त किया जाता है। और द्रव्यमान बराबर होता क्या है? तो द्रव्यमान बराबर आपको जो होता है संवेग बटा वेग होता है। संवेग बटा वेग कर देंगे तो आपको द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डिस्कशन में दिया हो गया, द्रव्यमान बराबर संवेग बटा वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि बल गुणनफल है, तो बल किसका गुणनफल होगा? तो F बराबर क्या होता है? F बराबर आपको एम ए होता है। एम क्या है? तो एम द्रव्यमान है, और ये क्या है? तो आपको त्वरण हो जाएगा। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी 2001 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सारे ही क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, यदि आप इसे निश्चित रूप से पूरा देख लेते हैं तो आपको साइंस के क्वेश्चन बहुत कम ही छूटेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल के निरूपित कर
वाली संख्या समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की इकाई होगी। तो उस घन के किनारे की लंबाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको डिस्कशन दिया गया। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, तो इसका आशय आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही उसे विनाश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिस्कशन भी देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत, ऊर्जा ना तो सृजन हो सकता है और ना ही उसे ऊर्जा का विनाश हो सकता है। यह आपको ऊर्जा का मूल सिद्धांत है। नेक्स्ट देखते हैं, हवाओं की ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल गतिज ऊर्जा हवाओं में निहित होती है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपको डिस्कशन भी दिया गया। बहती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को अन्य रूप में विद्युत यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, वायु शक्ति जिसे विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो वो कौन सा रूप हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा को ही उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं, जिसका डिस्कशन दिया गया कि बहती हुई वायु में उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा को उत्पादन करने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यह आंतरिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में से परिवर्तित कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। यह इसका कारण है। तो यह किस कारण से झुक जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्थिरता का जड़त्व के कारण से झुक जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। डिस्कशन इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यह ट्रेन के एकाएक चलने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा गाड़ी के संपर्क में, यह हिस्सा गाड़ी के साथ चलना लगती है, लेकिन परंतु जो ऊपरी हिस्सा होती है अस्थिर जड़त्व के कारण विरामावस्था में रहती है। प्रयत्न करता है कि फलतः जो यात्री है वो ऊपरी से शरीर होता है वह पीछे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कथन वाला दिया गया है कि एक पूर्णतः घर्षण पृष्ठ पर खड़ा व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी की गति में ला सकता है। तो वह कैसे ला सकता है? तो कारण, यदि किसी यांत्रिक पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग एच परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो इसका आपको आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सी सही है और ए सही है। जो आपको सही दिया गया है कि एक पूर्ण घर्षण पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी गति में ला सकता है, सही में वह ला सकता है, लेकिन यह आपको गलत दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही और बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको डिस्कशन भी दिया गया है कि घर्षण पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति कर सकता है, क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। हालांकि पूर्णतः घर्षण रहित सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपनी गति में ला सकता है। सीटी बजाने से व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में वह गति करने लगेगा। कारण आर में संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उल्लेख है, जो पूर्णतः यह सत्य दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो वह क्यों हो जाएगा? चलिए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर इसका आपको डी हो जाएगा। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होती है? तो कम होती है, इसलिए इसमें चलना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका डिस्कशन भी आपको देख लेते हैं कि सड़क पर चलने में हमें आसानी होती है, क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरेदार होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसी सतह खुरेदार होने के कारण हम उस पर टिक कर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होती है, उस कारण चलना सड़क पर आपको कठिन हो जाता है, बर्फ पर चलना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कथन निष्कर्षण दिया गया आपको। निम्न कथन पर तथा उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष आपको सही है। कथन दिया गया है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसके चालयानमान रखने के लिए आवश्यक ताकत की से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो वह धक्का है जो आपको क्यों देना पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाती है। अब देखते हैं कि कोई भी गाड़ी है जो रुकी हुई है तो उसे धक्का एक बार कस के लगाना पड़ता है, लेकिन बाद में यदि देखते हैं जब गाड़ी गति में हो जाती है तो वह अपना
अच्छा स्पीड धर लेती है तो वह क्या है, तो वो किसके कारण, तो वह कम घर्षण, जब एक गाड़ी चल पड़ती है तो उसका घर्षण है जो कम हो जाता है, इसलिए उसमें बल भी कम लगाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपको होने वाला है 19 नंबर। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूद और नाव 0.5 मीटर पर सेकंड की चाल से खिसकी, बताए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह आपको 10 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपको डिटेल्स में दिया गया। इसे आप यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको हम इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। एक ट्रक हो गया, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोध बल लगाया जाए तो वेग क्रमशः XYZ की दूरी पर रुकेगा, वो यानी कि वह कितनी दूरी पर जाके रुक जाएगा। तो वह जो रुकने वाला है आपको कौन, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि वो बराबर दूरी पर रुकेगा। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। इसका डिस्कशन, यदि किन्हीं वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है और उस पर समान अवरोध बल लगाया जाए तो वह समान दूरी पर रुकेगा, यानी कि यदि आप उसका गतिज ऊर्जा भी समान है और उसका अवरोधक बल भी समान है तो वह आपको समान दूरी पर रुकेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरा अगला है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, ये क्वेश्चन नंबर 21 था। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति कार में जो विरामावस्था में है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर, जब कार सीधे समतल पर सड़क के चलेगी तो अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया क्या परिवर्तन आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, यह आर की कमी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि तेल से अंशतः भरा हुआ तेल क्या है, तो तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ होगा, तो उसका जो मुक्त पृष्ठ होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे तक अधिक गहराई होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन पढ़ लेते हैं। समतल सड़क पर एक समान त्वरण से गति करने के लिए के कारण टैंकर में उपस्थित तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे से अधिक उसमें गहरा दिखेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि एक क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन, तो इसको बताना है कि आपको कौन सा इसमें कथन सत्य दिया गया है। तो यह हो जाएगा आपको कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आपको बाहरी पहियों पर उल्टेगा, साथ ही बाहरी की तरफ आपको यह फिसलेगा। यह आपको ऑप्शन नंबर ये है जो सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, इसका डिस्कशन भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। यदि कोई गाड़ी वांछित चाल से सापेक्षित तेज गति चल रही है तो वह मोड़ पर बाहर की ओर फिसलेगी, परंतु जब वह घर्षण बल भीतर की ओर लगाकर अतिरिक्त अभिकेंद्रीय बल पर प्रदान करती है, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर बाहर की ओर फिसलेगा और पहिए का उलट जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो त्वरण ज्ञात करने का जो आपको सही सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, V-U/T है जो आपको त्वरण का सही सूत्र हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमने इसका एक चैप्टर कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। गुरुत्व के अधीन आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इसका जब भी हम अगला वीडियो लाएँ तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और साइंस की आपको बेहतरीन तैयारी करते रहें। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। तो किसने बताया था, तो ब्रह्मगुप्त वो था जिन्होंने न्यूटन से पूर्व ही बताया था कि जो पृथ्वी है, कि जो सारी वस्तुएं हैं वो आपको पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। चलिए इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तर कालीन गणितज्ञ और एक खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की। सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इन्होंने ही सबसे प्रथम बताया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइजैक न्यूटन के द्वारा यह दिया गया था। इसका डिस्कशन देख लेते हैं, एक डिस्कशन आप पढ़ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण पदार्थ द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। सर आइजैक न्यूटन की गति के तीनों नियम एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने अपने मौलिक खोजों के आधार पर यह बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु जो विश्व के प्रत्येक कण एक जो अपनी ओर आकर्षित करता है, कणों के बीच का कार्य करने वाला पारस्परिक आकर्षण गुरुत्वाकर्षण और उसके उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। यह आपको न्यूटन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो वह किसने किया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसका जो नियम होता है इसे भी आप जरूर जान लीजिए। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम होता है का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। और इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये बराबर क्या होता है, यह सूत्र आप जरूर याद रखिएगा। ये बराबर जी होता है एम गुने m2 होता है बाई आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर आपको दूरी दिया जाता है और साथ ही जो m है आपको पिंडों की जो द्रव्यमान है वो आपको दिया गया है। और g क्या दिया गया है? तो g आपको गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का नियतांक दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? तो वह क्यों नहीं खड़े? तो ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इस कारण से वह अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष यान यात्रियों की पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियों कमजोर हो जाती है। आपको ये सब जो आपको अंतरिक्ष में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है, तो वह क्या होगा? तो अंतरिक्ष यान से यदि आप एक सेव छोड़ दीजिएगा तो वह क्या होगा? तो वह जो आपको अंतरिक्ष के साथ ही घूमने लगेगा। तो इसका देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अंतरिक्ष यान के साथ ही साथ उसकी भी गति होने लगेगी। और वह क्यों गति होने लगेगी इसका देख लेते हैं। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेव अंतरिक्ष यान के साथ ही क्या करेगा? तो वह आपको गति करने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पीसा झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्यों? वह क्यों नहीं गिर जाती है? क्योंकि वह जो नहीं गिरती है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर में रहती है, इसीलिए जो झुकी हुई मीनार है जो नहीं गिरती है। और झुकी हुई मीनार आपको कहाँ है? तो ये आपको इटली में पड़ती है, इसे भी आप याद रखिएगा। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहता है जब तक कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल से गुजरती है। अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी। ऐसा माना जाता है कि मीनार की और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली मीनार के तल से बाहर आ जाएगी और वह गिर पड़ेगी। अनुसंधान के अनुसार 2030 से 2050 तक यह मीनार गिर जाएगी, इसकी संभावनाएं की गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। तो वह उसका जो गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह जितना है उसका चौथा भाग यानी कि 1/4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन में दिया गया है कि वर्तमान में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी आर्य है। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार सूर्य तथा पृथ्वी पर लगाया गया जो आकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो इसके बराबर होता है। इसी के अनुसार आपको 1/4 हो जाता है इसी नियम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिर जाती है तो उसका भार होता है, तो उसका भार आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध का नगण्य मान हुए किसी वस्तु के ऊपर से गिरने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान उस पर गिरने वाले गुरुत्वीय त्वरण का अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो कौन सा टुकड़ा आपको पृथ्वी की सतह पर पहले पहुंचेगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी साथ साथ पहुंचेंगे, कोई भी आपको
पहले और पीछे नहीं पहुंचेगा। वह क्यों नहीं पहुंचेगा? आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध नगण्य मानते हुए समान ऊंचाई से गिराए गए लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा इसीलिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हवा में लोहा और लकड़ी के समान भार के गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाता है। एक आपको लोहा हो गया, एक लकड़ी होगा। यदि समान ऊंचाई पर यदि समान भार भी है उसका, तो हम गिराते हैं तो आपको क्या परिणाम देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और जो लोहा का गेंद है वह पहले गिर जाएगा, क्योंकि इसका जो समान ये भार है और ऊंचाई भी समान है, लेकिन इसका द्रव्यमान है जो क्या है तो वह अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। हवा में अनुपस्थिति में लोहा लकड़ी के समान भार के समान ऊंचाई से गिराने पर एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहा और लकड़ी के समान भार की गेंदें समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी और लकड़ी का जो गेंद होगा वो आपको बाद में गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि दो गेंद ए और बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है, उन्हें 10 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो वह कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूमि पर दोनों ए और बी क्या होगी तो एक साथ पहुंचेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि कथन और निष्कर्ष इसमें दिया गया है, तो इसका देख लेते हैं। कथन में है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की सतह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो कथन आपको कारण दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन सही कह रहा है, परंतु जो कारण है वह गलत है। कथन कह रहा है कि चंद्रमा पर मानव का वजन 1/6 रहता है, लेकिन कारण है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की सतह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसके कारण ही इसका जो एरिया है उसके कारण आपको, चलिए इसका देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया गया है चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान g के 1/6 भाग है, इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार 1/6वां भाग होता है। इस प्रकार कथन सही है, जबकि कारण आपको सही नहीं दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी पिंड का भार, तो किसी भी आपको पिंड का जो भार होता है वो कहाँ होता है तो ध्रुव पर आपको सर्वाधिक देखने को मिलती है और विषुवत रेखा पर आपको न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका डिस्कशन भी दिया गया। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुव रेखा पर सबसे अधिक होती है, जो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुव पर क्या होती है? अधिकतम होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव शरीर का भार होता है तो वह क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव पर इसमें अधिकतम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक पिंड का भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो एक पिंड का जो भार ऑप्शन नंबर सी होता है हाइड्रोजन में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय में विस्थापन d के विवरण सही दर्शाया गया है। तो यह कौन सा जो ग्राफ है जो आपको किसी भी विरामावस्था से मुक्त रूप से गिराए जाने पर कण के समय और t जो होता है उसका सही दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें सही। ग्राफ वाला भी क्वेश्चन आपको एक दिए जाते हैं, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि एक चिकने आयनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आयनत है। जैसा दी गई आकृति में दिखाया गया है कि एक पिंड विरामावस्था से आरंभ कर एक अनंत पृष्ठ पर नीचे की ओर फिसलता है, अधस्तल तक पिंड की पहुंचने में लगा समय क्या होगा? तो इसका जो पिंड का जो पहुंचने में लगा समय होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपको इसमें सी हो जाएगा। इसका देख लेते हैं, डिस्कशन देख लेते हैं। जो डिस्कशन इसमें क्या दिया गया? डिस्कशन में दिया गया कि कण चिकने आयनत सतह पर, अतः वह g के बजाय g साइन थीटा के अंतर्गत गति करेगा। कण विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रहा है, अतः u बराबर आपको g हो जाएगा, s बराबर आपको ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, l बराबर क्या हो जाएगा 1/2 साइन टी स्क्वायर हो जाएगा। इसी पे आप पुट कर दीजिएगा तो आपको मान आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक ऊंचाई इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो 3 सेकंड का बाद उसका वेग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29.4 मीटर सेकंड हो जाएगा। इसका डिस्कशन भी दिया गया है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। इसका जो हो जाएगा कि ए बराबर आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और टी बराबर कितना होता है? तो 3 होता है। यू बराबर आपको 0 है, तो भी बराबर क्या होता है? तो भी बराबर यू प्लस 80 होता है। तो यू आपको यहाँ पर तो 0 दिया गया है, लेकिन 80 क्या है? तो 9.8 गुने 3 कर लीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि
यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहेगा और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी की तल पर जी का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि विनाशकारी भूकंप का गुरुत्वीय मान त्वरण होगा, तो वह कितना होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका आपको डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसका डिस्कशन आपको क्या इसमें दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका डिस्कशन देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है कि विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण का जो मान होता है वो कितना होता है? तो वो आपको होता है 980 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अधिक इसमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि एक वस्तु पृथ्वी का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है जनित, अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो चंद्रमा पर आपको वस्तु का उसका द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान आपको ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान आप याद रखिएगा, द्रव्यमान कहीं पर भी परिवर्तित नहीं होता है, सिर्फ आपको भार ही उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तनीय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह स्थिर रहता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु की भार में परिवर्तन होता है, लेकिन द्रव्यमान आपको कहीं भी परिवर्तित नहीं देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारहीनता होती है, तो भारहीनता आपको किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण आपको भारहीनता देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्न में कौन सा आपको सुमेलित है करके बताना है। तो कौन सा आपको सुमेलित हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सुमेलन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक आपको क्या होगा, रेडियम का जो खोज है आपको मैडम क्यूरी ने किया था, और पेंसिलिन का खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, और साथ ही जो एक्सरे का जो खोज है वह किसने किया था? तो W.K. राउंडिजन ने किया था, और चेचक का खोज आपको एडवर्ड जेनर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है, इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? तो हम इसका अनुभव आपको जो क्यों नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति क्या होती है? तो वह शून्य होती है, जिसके कारण हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। देखिए इसका डिस्कशन दिया गया है, हम पृथ्वी की घूर्णन की गति का अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी जो गति होती है वो आपको शून्य होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? यदि आपको गुरुत्वाकर्षण अचानक एक बार लुप्त हो जाए तो उसमें आपको क्या परिणाम देखने को मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया, द्रव्यमान आपको कहीं भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ आपको भार में ही परिवर्तन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरते हैं क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, तो अब पृथ्वी का जो आकर्षण होगा ऑप्शन नंबर डी, उसके गति के लिए आवश्यक त्वरण का प्रदान करता है, इसलिए वह नहीं गिरता है। तो इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक केंद्रीय बल और दूसरा प्रोक्षोभ बल। केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके कारण उपग्रह अपनी गति की आवश्यक अपकेंद्रीय त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की वृत्तीय अथवा दीर्घ वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करती है और पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरती है। पक्षोभ बल के अंतर्गत वायुमंडलीय कर्षण पृथ्वी के गोलीय में त्रुटि, चंद्र और सौर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पर विकिरण, दाब आदि से उत्पन्न बल आती है। इन बलों यानी यद्यपि हम किंतु इनके कारण उपग्रह का पथ विचलन में आ जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भूस्थिर, जो यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो आपको जो अधिक सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो सैटेलाइट होता है, जो उपग्रह होता है, उसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्थापित उपग्रह को वायुमंडलीय कर्षण से अप्रभावित रहता है, परंतु निम्न कक्षा वाले उपग्रहों का कक्षीय त्रिज्या वायुमंडल कर्षण से प्रभावित होकर धीरे धीरे कम गति होती है, अतः ऐसे उपग्रह पृथ्वी के घर्षण में वायुमंडल में पहुंचकर क्या होता है? तो वह भस्म हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, तो वह
किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी द्वारा उपग्रह बल लगाने पर क्या है? तो उपग्रह पर बल लगाने पर वह क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण से हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के सुस्पष्ट से ट्रैक किया जा सकता है, तो वह किसके कारण आपको सुस्पष्ट से ट्रैक किया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव पर उसे ट्रैक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें डिस्कशन भी दिया गया है तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर रिसीवर्स की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से ट्रैकिंग से संभव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कक्षा में एक उपग्रह के चक्कर लगाता है, यह ऐसा निम्न में से किस कारण आपको देखने को मिलता है? तो यह जो आपको किस कारण से देखने को मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्रीय भूमुख बल के कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राकृतिक के ज्ञातों बलों में को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिससे कि गुरुत्व, चुंबकीय दुर्बल, नाभिकीय बल, प्रबल, नाभिकीय बल, इसके संदर्भ में कौन सा कथन आपको सत्य दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुरुत्व चारों से क्या है? तो आपको सबल यानी कि सबसे अधिक बड़ा बल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो उसका भार आपको कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाएगी तो उस व्यक्ति का जो भार है वो अधिक मालूम प्रतीत होगा। तो दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इसका अगला पार्ट जब भी हम अपलोड करें तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी और अपने साइंस के अच्छे से बेहतरीन तैयारी करते रहें। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि लोलक की कालावधि है, जो लोलक की जो काल अवधि होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंबाई के ऊपर उसे निर्भर करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं कि लोलक की काल अवधि उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। हम जानते हैं कि टी बराबर, यह फॉर्मूला आप जरूर याद रखिए, टी बराबर 2π√L/g होता है। अतः लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका काल अवधि क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि लोलक घड़ियाँ गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती हैं? वह क्यों हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोलक की लंबाई उसमें बढ़ जाती है, इसलिए आपको सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक लड़की झूला पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोलन आवर्त काल क्या होगा? तो वह ऑप्शन क्या होगा? तो आपको बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा। और वह कब कम क्यों होगा? जो उसका डिस्कशन देख लेते हैं। लड़की झूला पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की प्रभावी लंबाई हो जाएगी, फलस्वरूप जो उसका दोलन है आवर्तकाल उसका कम जाएगा, क्योंकि यदि लंबाई बढ़ जाएगा तो आवर्तकाल आपका कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक समान लोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में क्या होगा? तो इसके ऐसे में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो चलिए हम इसका देख लेते हैं क्या सही मिलेगा। जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण आपको क्या होगा? तो त्वरण आपको 0 होगा। यह भी आपको सही दिया गया। और एक आवर्तन में गोलकार 2 बार किसी निर्दिष्ट वेग को परिवर्तित करता है, तो उसे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 भी इसका सही हो जाएगा। समान दोलक का दोलन आयाम समय के साथ कम हो जाता है। ये सब आपको सही दिए गए हैं। इसमें आपको सही का चुना था, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। एक सरल आवर्त गति वाला पिंड अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो क्या होता है? तो वह क्या हो जाएगा? उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है और उसका त्वरण आपको 0 हो जाएगा। वेग अधिकतम होगा, गतिज ऊर्जा भी उसमें अधिकतम होगी, स्थितिज ऊर्जा उसकी 0 हो जाती है। जब पिंड गति के अंतः बिंदु पर चरम में पहुंच जाता है तो क्या होगा? तो उसका जो त्वरण है वो भी आपको अधिकतम देखने को मिलता है, और साथ ही जो उस पर किया गया जो कार्य है वो पर्यतन बल है जो अधिकतम आपको देखने को मिलता है। और गतिज ऊर्जा 0 होती है, स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है और वेग आपको 0 देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो वह किस ऋतु में आपको जो वह तीव्र गति से चलती हुई प्रतीत होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शीतकालीन में वह तीव्र गति होती है। और वह क्यों तीव्र गति होती है? तो पेंडुलम घड़ी शीतकालीन में तेज चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ पर आवर्त काल क्या होता है? घट जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में आवर्त पथ पर यह क्या बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम जो घड़ी ग्रीष्मकालीन में धीरे चलती है और सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं
कि पृथ्वी का पलायन वेग है, तो पृथ्वी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15.0 किलोमीटर पर सेकेंड इसका पलायन वेग हो जाएगा। सॉरी 15 नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इसका पलायन वेग हो जाएगा। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के पार कर जाता है तथा पृथ्वी के आपस नहीं आता है। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकेंड की वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाता है तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, वह क्या आपस पृथ्वी पर गिर जाएगा। यदि आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से फेंकेंगे तभी आपको जो कोई भी वस्तु है वह वापस नहीं आएगी, लेकिन इससे यदि आप कम फेंकिएगा तो वह वापस पृथ्वी पर ही आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है। तो नहीं होने का कारण आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग के मध्य मूल्य के से कम होता है, इसलिए वहाँ वायुमंडल नहीं है। इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना है? तो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है तथा धरती पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वहाँ का पलायन कर जाता है। इसी कारण चंद्रमा पर पलायन जो है, चंद्रमा पर वायुमंडल होने की संभावना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसमें आपको स्थूल पदार्थ के जितने भी आपको क्वेश्चन है इसमें आपको प्रत्यास्थता से क्वेश्चन दिया गया है, साथ ही में इसके जो पूर्ण प्लास्टिक हो गया या फिर प्रतिबल हो गया, ये सबसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और केशिकत्व हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया, तो ये सारे क्वेश्चन इसको कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह का जब भी वीडियो बनाए साइंस रिलेटेड, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि साइंस के क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बढ़ते ही जा रहे हैं। यदि आप साइंस भी मजबूत कर लेते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तीनों का इसका हम वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही यदि आप लोगों का मांग रहेगा कि इसका मास्टर वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया जाए तो हम आपको मास्टर वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं कि सर आप इसका मास्टर वीडियो भी आप बना दीजिए, फिजिक्स का अलग मास्टर वीडियो, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तो उससे भी हम कोशिश करेंगे आज जल्दी, लेकिन उसमें आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो हम उसे जल्दी आपको बना के दे देंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट हम जब भी बनाएं तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को और भी बेटर करते रहे। दोस्तों, यदि आप किसी का भी तैयारी करते हो, जैसे बिहार सचिवालय हो गया या फिर SSC GD हो गया, SSC हो गया, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या UP टेट हो गया, ये सब में क्वेश्चन देख रहे होंगे कि साइंस का क्वेश्चन है वो अधिक पूछे जा रहे हैं। यदि आप इसे निश्चित रूप से कवर कर लेते हैं, यह बुक आपके लिए साइंस के लिए बहुत ही बेटर है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, यह बुक बहुत ही मस्त है, इसलिए हम इसका एक मास्टर वीडियो भी यदि आप लोग रिकमेंड कीजिएगा। मास्टर वीडियो से यह होता है यदि आप उसे कम समय में अधिक रिवीजन कर सकते हैं, ये आपको मास्टर वीडियो होता है। यदि आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं तब आप हमारा रेगुलर वीडियो देख लिए, जिससे आपको डिटेल्स में हम कवर कराते चल रहे हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, जिसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखें, वहाँ से जुड़ जाइएगा, ताकि आपको जो रेगुलर नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिलता रहेगा और साथ ही आप उसकी भी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, और रेगुलर हम इसका मास्टर वीडियो भी आपको अनेक बुकों को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को भी दबा दीजिए। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक बटन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि वर्षा का बूंद गोलाकार आकृति का कारण है। यह क्वेश्चन आपको बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो वर्षा की जो बूंद होती है वह क्यों गोलाकार होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण हो जाएगा। और यह क्वेश्चन देखिए आपको कितना बार पूछा गया, BPSC 1994 में पूछा गया, छत्तीसगढ़ PCS 2003 और उत्तराखंड PCS मेंस में 2002 में पूछा गया। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति से पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ क्षेत्रफल घेरने के प्रयास करता है, अतः वर्षा की जो बूंद होती है वह गोलाकार हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि पानी का बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण भी पानी की जो बूंद होती है वह गोलाकार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्यों। तो वह वर्षा की जो बूंद होती है वह गोलाकार क्यों होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका C हो जाएगा, वो जल के पृष्ठ तनाव के कारण ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि द्रव बूंद के संकुचन होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो यह भी आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
कि नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, तो वह किसका गुण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घर्षण का गुण आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तेल जल के तल पर फैलता है क्यों? तेल है जो आपको जल के तल पर अधिक फैलने को देखता मिलता है। ऑप्शन नंबर डी है, तेल का तल तनाव पानी से क्या होता है? कम होता है, इसलिए आपको फैलते हुए देखने को मिलता है। देख लेते हैं इसका डिस्कशन। तेल का पृष्ठ तल तनाव पानी की अपेक्षा तेल का जल के तल पर फैलने का कारण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्यों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए आपको तैरता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका डिस्कशन। मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए यह पानी पर तैरता है। ये सब को सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखते होंगे कि आप सेट यदि लगाते होंगे किसी भी एग्जाम का, तो उसमें आपको देखने को मिलते होंगे। तो यह वीडियो को आप निश्चित रूप से लास्ट तक देखिएगा। आप पूरा सीरीज का यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको साइंस से आपको अच्छा पकड़ हो जाएगा। यदि आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा जहाँ पर आपको 10 से 15 साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैक्सिमम आपको 90% क्वेश्चन इसी बुक से आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब। ये सब सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप सेट लगाते होंगे तो आपको देखने को मिलते हैं। वहाँ पर आदमी बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? उसमें अधिक होता है अंदर का उसका दाब। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। साबुन के घोल में बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल के साबुन घुलन के उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि साबुन के दो भिन्न व्यास बुलबुलों को एक नली की एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो घटित होता है, तो वह क्या आपको घटित देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा। छोटा बुलबुला आपको छोटा हो जाएगा, लेकिन जो छोटा व बड़ा बुलबुला में आपको बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसका डिस्कशन देख लेते हैं। किसी बुलबुले का आकार उसके भरी गैस के दाब तथा पानी के फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दाब बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होती है, अतः नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर छोटा बुलबुला छोटा जबकि बड़ा बुलबुला आपको बड़ा होना देख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसकी त्रिज्या आपको बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक पदार्थ के बने 4 तार जिनकी बीमाएँ नीचे दी गई है अलग अलग बार में एक ही बार खींची जाती है, इनमें से किस एक की अधिकतम दैर्घ्य वृद्धि होगी? तो उसकी जो किसकी सबसे अधिक दैर्घ्य वृद्धि होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm तार वाली की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन आपको होने वाला है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि इसका कौन सा कथन आपको सत्य दिया गया है। तो इसमें सत्य को हम देख लेते हैं कौन कौन सा आपको इसमें सत्य दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर, यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती है, यदि आपको केशिकत्व की जो परिघटना नहीं होगी तो क्या होगी? केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है, यह भी आपको सत्य दिया गया है। साथ ही स्याही सुख पत्र को कार्य करने में विफलता हो जाएगी, यह भी आपको केशिकत्व पर ही काम करता है। बड़े पेड़ जिसमें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगेंगे, क्योंकि उसमें केशिकत्व की क्रिया के कारण जितने भी आपको जो खनिज पदार्थ है वो जड़ से ऊपर की ओर जाती है। चलिए देख लेते हैं इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं, डिस्कशन इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। मेरा क्वेश्चन 13 नंबर होने वाला है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेड़ के जड़ों से जल की ये पूर्ण समूह की ओर बढ़ना ही केशिकत्व का एकमात्र कारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको देख लेते हैं डिस्कशन में। दैनिक जीवन के केशिकत्व के अनेक उदाहरण हैं, जैसे सोखता स्याही हो जाएगा, भूमि जल के ऊपर चढ़ना, सूती वस्त्र पर जल की बूंदे का फैलना, लालटेन लैंप बत्ती का तेल का चढ़ना, पौधे की जड़ों का जल के इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ने को केशिकत्व के अतिरिक्त संवेदन और समंजन आदि क्रिया के उत्तरदायी होता है, जो आपको अगला क्वेश्चन में दिया गया था, यही इसमें दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, बत्ती व स्टोव के केरोसिन की बत्ती की ऊपर चढ़ने का कारण है, तो आपको किसके कारण आपको चढ़ते हुए देखने को प्रतीत होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक केशिक नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो कारण है, तो वह किस कारण से आपको अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए वह अधिक ऊंचाई पर जा पाती है। और केशिकत नली अपना पृष्ठ तनाव के अनुपात चढ़ता है, जिस तरल के पृष्ठ तनाव ज़्यादा होते हैं उतना ही ज़्यादा ऊंचाई तक वह चढ़ पाता है। जिसका डिस्कशन इंपॉर्टेंट है हम उसी का ही कराते चलेंगे, बाकी सारे आपको
एक दूसरे से ही रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी झील की तली से उठाकर वायु बुलबुला ऊपर सतह पर आकर तो उसका आकार होगा, तो उसका आकार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि आपको वायु सतह से ऊपरी सतह पर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो वह बढ़ जाएगा। इसका डिस्कशन देख लेते हैं, जब वायु का बुलबुला झील की तली से ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब क्या होता है, तो घट जाता है, जिसके कारण वायु का बुलबुला का आयतन आपको बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, ताप बढ़ने के साथ द्रव का जो श्यानता होता है वह क्या होता है, तो द्रव की श्यानता भी आपको घट जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न परतों में वाली सापेक्षिक गति का विरोध करता है श्यानता कहलाता है। द्रव की श्यानता ताप बढ़ने पर घट जाती है, यही कारण है कि जून की माह में सिरा जनवरी माह की तुलना में कम श्यान होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा श्यानता होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शहद में सबसे ज़्यादा आपको श्यानता देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपको डिस्कशन दिया गया। अगला क्वेश्चन मेरा है कि हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है, तो वह क्यों निकलती है, ऑप्शन नंबर ए, वायु दाब में कमी के कारण आपको पेन की स्याही बाहर निकल जाती है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं, इसका डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब क्रमशः कम हो जाता है, इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने वाला वायुमंडलीय दाब और पेन के अंदर की स्याही का दाब समय भंग हो जाता है। पेन के अंदर की स्याही का दाब अधिक होने के कारण वह बाहर की ओर निकल पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपको होने वाला है कि ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। जो ऑटोमोबाइल्स में जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वो किस नियम पर कार्य करते हैं। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इसका अगला पार्ट हम जब भी बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करते रहें। क्योंकि आप देखते होंगे साइंस का जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में अधिक से अधिक आपको पूछे जा रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो कम्पिटेटिव की। तो दोस्तों जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका हम रेगुलर PDF भी आप लोग के यदि कहिएगा तो इसे प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब साथ ही हमको बताना चाहते हैं कुछ दिन के बाद ही हम इसका, यदि आप लोगों का रिक्वेस्ट होगा तो हम इसका मास्टर वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करने का सिद्धांत है, तो वह किसके सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह पास्कल के नियम पर कार्य करती है। और पास्कल का नियम देख लेते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव नगण्य माना जाए तो संतुल्य की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर क्या होता है, दाब आपको समान होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मोबाइल और ऑटोमोबाइल में भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोग सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किससे संबंधित एक क्रांति ला दिया है। तो किससे संबंधित आपको जो एक क्रांति आपको देखने को मिल रहा है तो वह है लोगों की आवागमन से संबंधित हो जाएगा और साथ ही लोगों के जुड़ाव से। यदि मोबाइल से आप देख लेंगे कि लोगों का जुड़ाव अधिक हो जाएगा और ऑटोमोबाइल से है आपको आवागमन की सुविधा अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बैरोमीटर जो पठन अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी मौसम दिशा इंगित करता है। तो कौन सी दिशा इंगित करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तूफानी मौसम वो इंगित करता है। जो बैरोमीटर जो होता है उसका पाठन अचानक नीचे गिर जाएगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नीचे दिए हुए गए छिद्रों फव्वारे के चित्र का ध्यान दीजिए। इसमें आपको बताना है कि फव्वारे के क्षेत्र में पानी अधिकतम दूरी तक फैल जाता है, तो वो कौन सा क्षेत्र होगा जो इसमें अधिकतम दूरी तक फैलेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि जो एक होगा वह क्यों होगा, तो क्योंकि इसमें जो आपको पतला भी दिया गया, यानी कि इसका त्रिज्या भी कम है, इस पर जो दाब होगा वह भी अधिक होगा, तो इसलिए इसका जो प्रेशर होगा वह अधिक जनरेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक तरल सिलेंडरिकार पाइप के धारा रेखीय रीता से बह रहा है, पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रभाव पर छेदित प्रोफाइल होगा, तो कौन सा आपको प्रोफाइल देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, यानी कि ये आपको सही हो जाएगा। इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि धारा रेखीय गति में पाइप के पास परतों की गति न्यूनतम होती है और जैसे जैसे पाइप की दूरी जाती है परतों की गति भी आपको बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
एसफाल्ट हो जाएगा। क्या? तो एसफाल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपको होने वाला है क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा कि कड़े जड़े में झील की सतह हिमशित होती है किंतु इसके तल में जल द्रव बना रहता है, यह किस कारण से होता है? तो आपको यह किस कारण से देखने को मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल का घनत्व 4 डिग्री पर अधिकतम होता है, इसलिए आपको देखने को मिलता है। इसका डिस्कशन भी दिया गया। यदि आप इसका फुल डिस्कशन देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका हम रेगुलर पीडीएफ प्रोवाइड करते चलेंगे। शीतकालीन में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी में बर्फ़ जाता है, जब पानी है जो बर्फ़ में बदल जाता है, तो फिर भी जलीय तंतु जीवित रहते हैं, क्यों? तो जलीय तंतु क्यों जीवित रहता है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो पानी का घनत्व है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह और निचली सतह पानी ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है, क्यों? तो क्यों आपको वह जीवित देखने को मिलती है? तो ऑप्शन नंबर आपको यह देखते हैं क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झील की तली पर जल नहीं जमता है, जो तली हो जाता है उसमें आपको जल नहीं जमता है, लेकिन जो ऊपरी सतह पर होता है जिसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड मान होता है वहाँ पर आपको जम जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका द्रव्यमान हमेशा क्या होता है? तो अपवर्तित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पानी की अपेक्षा घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, तो वह किस ताप पर आपको होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व आपको अधिकतम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो जल का अधिकतम घनत्व आपको यदि केल्विन में पूछ दिया तो वह क्या हो जाएगा? तो 277 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि लोहा का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, तो वह क्यों डूब जाता है ये आपको बताना। वह क्यों डूब जाता है? लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे की अपेक्षित घनत्व पारद की अपेक्षित घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए आपको कथन और कारक बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है। तो ये आपको सही दिया गया है, और बाकी जो बी है, जो आर जो दिया गया है, ये आपको गलत दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। लोहा का गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। इसका कारण यह है कि पारद की अपेक्षा घनत्व लोहे की अपेक्षाकृत अधिक होती है, जबकि पानी का लोहा कम होता है। अतः ए आपको सही दिया गया, आर आपको गलत दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में वह डूब जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है, इसलिए डूब जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है, क्यों तैरता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सुई की अपेक्षा घनत्व इसके द्वारा हटाए हुए पानी की अपेक्षा घनत्व से अधिक होता है, इसलिए आपको जो जहाज है वो तैरता है वो प्रतीत होता है, लेकिन सुई जो है आपको डूब जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो वह किस कारण से तैरती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण से तैरती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जब कुएं में पानी की उल्टी के ऊपर खींचते हैं, जब कुएं में पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हम महसूस होता है कि बाल्टी क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पानी की सतह से ऊपर की ओर जब भी हम लाएंगे तो उसे और भारी उसमें देखने को प्रतीत मिलता है। और क्यों देखने को प्रतीत मिलता है? आर्किमिडीज के प्लावन सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु भार पानी को कम पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है, और वस्तु के भार के प्रतीत की कमी द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर दिशा में लगाए बल के कारण होता है। यह कमी वस्तु विस्थापन जल के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा हुआ, इसका जल में भार होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका जल में भार आपको 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर होने वाला है 39 नंबर कि मीथेन के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। तो वह किस कारण से पृथक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप केंद्रीय बल के कारण वह पृथक हो जाती है। वायुमंडल में तैरने का कारण, जो बादल है वो वायुमंडल में तैरने का कारण है, उनका कम क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी कम घनत्व के कारण जो वायुमंडल में आपको बादल तैरते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था?
तो वह कौन सा तत्व है जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से आपको उत्पादित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेक्नीशियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्र के पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? तो उसका जो कितना भाग है समुद्र की सतह के जो ऊपर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/9 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पानी पिघलता है तो पानी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह भी आपको अपरिवर्तित उतना ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पानी के 4 डिग्री से शरीर तैरता है। जो पानी के 4 डिग्री से शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो होगा, तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, शरीर उसकी डूब जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्र के नदी की अपेक्षा तैरना आसान क्यों होता है? तो वह क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुद्र जल नमकीन होता है। तो नमकीन होने के कारण क्या होता है? तो उसका जो घनत्व है वह क्या होता है? तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह कहता है वो कुछ ऊपर उठ जाता है। जो जहाज होती है जब नदी से समुद्र में जाती है तो क्या होती है? तो आपको कुछ ऊपर उठे हुए प्रतीत होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करती है तो वह जहाज ऊपर उठ जाती है। और ये कथन दिया गया कारण है सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होने के कारण। तो ये आपको सही दिया गया, अब दोनों भी आपको सही दिया गया, हमने पहले ही पढ़ा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों आपको सही दिया गया। यह भी आपको व्याख्या भी इसका सही कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अस्थित क्या है? अस्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विरामा स्थिति से यह संबंधित हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमने जितना भी इसके क्वेश्चन दिया गया था उसको हमने डिस्कशन किया, और साथ ही जो अगला चैप्टर हमारा होने वाला है ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसका वीडियो हम कल ही अपलोड कर देंगे, जो प्रकाश से रिलेटेड है, और इसमें 2-3 से चैप्टर आप कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे तो 3 वीडियो में आपको जो फिजिक्स का जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे को हम कवर कर दें, और इसका जल्द ही आपको फिर केमिस्ट्री का वीडियो बना दें, फिर बायोलॉजी का वीडियो रेगुलर प्रोवाइड करें। लेकिन इसमें आपको दोस्तों हमारे साथ देने की ज़रूरत है। जितना आप लोग साथ दीजिएगा, शेयर और लाइक कीजिएगा, तो उतना ही हम आपका इसका रेगुलर वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इसका वीडियो हम जब भी लाइट से बनाएं। और इसका 2-3 से चैप्टर इसमें भी देख रहे होंगे कि एक वीडियो हमने 2-3 से चैप्टर कवर किया, उसमें भी आपको 2-3 चैप्टर कवर करेंगे, तो जल्द ही आपको इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन्होंने अभी दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इसका जब भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो लाएँ तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए